सही चीज की जानकारी हो। और समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसी क्रम में चाहूंगा डॉक्टर अलख निरंजन जी, जो एक दलित चिंतक हैं, आए और अपनी बातें रखें बाबा साहब के आरक्षण पर जो अवधारणा रही है। डॉक्टर अलख निरंजन जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, दलित चिंतक भी हैं, लेखक भी हैं, बहुत लेखक भी हैं, तमाम इनके अंदर गुण है। डॉक्टर अलख निरंजन जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आदरणीय इस सभा के संयोजक बड़े भाई डॉक्टर सतीश राणा जी, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुकेश कुमार जी, मुख्य वक्ता एडवोकेट जगत मयंक यादव जी, और मंच पर विराजमान बहुत सारे वक्तागण, हमारे सामने बैठे इस सभा में उपस्थित बहुत सारे मित्रगण, श्रोतागण। मैं तो गोरखपुर का हूँ, तो आप लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। कोई नई बात ऐसी नहीं है जो हम कहें और आप लोग न जानते हो। एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि मेरी कोई तैयारी नहीं है और मैं ऐसे प्रोफेशन में नहीं हूँ कि जो इन सब विषयों से रोज पढ़ता रहता हूँ और रोज रूबरू होता रहा हूँ। हम लोग LIC में काम करते हैं, कुछ दूसरा काम करते हैं। और कल राणा जी ने कल शाम को बताया, उनसे कहा था कि मुझे बोलने का मौका मत दीजिएगा, लेकिन फिर भी इनका बड़प्पन है। उन्होंने कहा तो मैं हो सकता है विषय पर न बात रख करके कुछ इधर उधर की बात कर, तो आप लोग अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि कुछ बातें आई हैं और उसमें जब बातें बनती हैं तो डायलेक्टिक रूप में चलती हैं, निगेशन ऑफ निगेशन होता रहता है। कुछ बात आती है, फिर उसका कुछ विरोध आता है, फिर उसमें से कुछ नई बात निकलती है, फिर सही बात चलती है। जिसको मार्च के पहले भी तमाम उसने राइज किया था, बात विवाद फिर संवाद, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो अभी ये बात आई, अभी तक की जो बात आई है, उसमें दो बातें क्लियर है कि आरक्षण दलितों की मांग नहीं थी और ये मनुवाद की व्यवस्था थी। बस इसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूं कि जाति के आधार पर आरक्षण दलितों की मांग नहीं थी, और जो जाति के आधार पर आरक्षण था कि ब्राह्मण जाति का ये कर पढ़ेगा, क्षत्रिय जाति तलवार चलाएगी, विश्वकर्मा जी बैठे हैं, लोहार जाति तलवार बनाएगी लेकिन तलवार नहीं चलाएगी, पता नहीं कैसे। तो ये जो आरक्षण था, जो जाति के आधार पर बना हुआ था, उसको तोड़ने के लिए जो जाति के आधार पर आरक्षण किया गया, वही एकमात्र उस समय विकल्प सूझ रहा था और अभी भी वो विकल्प है। और इस लोकतंत्र के अलावा और भी कोई व्यवस्था बनती, उसमें भी यही विकल्प अभी तक हम लोगों को समझ में आता है। तो जो जाति के आधार पर आरक्षण की मांग है, वो जाति के आधार पर जो आरक्षण पहले से है मनुवादियों का, उसको तोड़ने के लिए मनुवादी इस बात पर तैयार नहीं होते हैं कि जाति के आधार पर कोई आरक्षण किया जाए, बाकी वो सारे आधार पर आरक्षण के लिए तैयार है। लोकसभा में 80-80 का आरक्षण है, अभी महिला होने के आधार पर आरक्षण उन्होंने स्वीकृत कर दिया है, जाति के आधार पर नहीं, महिला होने के आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा। जो विधान परिषदें हैं इस देश की, तमाम 4-5 राज्य हैं, उसमें विभिन्न तरह के आरक्षण, ग्राम प्रधान अलग प्रतिनिधि चुनेगा, ग्रेजुएशन के आधार पर अलग आरक्षण है, कोई और प्रोफेशन का आप करते हैं उसके लिए अलग आरक्षण है। तो अन्य आधारों पर सारा आरक्षण उनको मंजूर है, लेकिन जाति के आधार पर जब आरक्षण होगा तो योग्यता खतरे में पड़ जाएगी। बाकी किसी के गरीबी के आधार पर आरक्षण होगा तो योग्यता खतरे में नहीं पड़ेगी। तो ये सारी बातें
पिछली बात जो हुई उससे जोड़ते हुए ये है कि जो जाति के आधार पर आरक्षण है उसको तोड़ने के लिए ही, जो बाबा साहब का आरक्षण है, जो पिछले वर्ण व्यवस्था के आरक्षण को तोड़ने के लिए ही आरक्षण दिया गया था। अब सवाल इस बात का है कि पिछले कई सौ सालों के इतिहास में इस तरह के आरक्षण की जरूरत नहीं आई, कहीं मांग भी नहीं उठी। फूले भी 1882 में मांग उठी, जबकि काम तो पहले से कर रहे हैं। 1882 तक क्या परिस्थितियां बन गई कि फूले को यह मांग उठानी पड़ी। 1857 के बाद जब भारत की राज सत्ता ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में आती है, क्राउन के अंदर आती है, तब वहां से फरमान और ये दावा विश्व के सामने पेश किया जाता है कि हम भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। और लोकतंत्र की जो उसमें मान्यताएं थी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, लेकिन 1882 तक अंग्रेजी राज में जो शिक्षा की व्यवस्था चली, जो अंग्रेजी राज में नौकरियों की व्यवस्था चली, फूले ने कहा कि इसमें सिर्फ ब्राह्मणों को और उच्च वर्गों को फायदा हो रहा है, हमारे जो शूद्र है, अतिशूद्र है, इनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। तो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ यह मामला है। साहू जी महाराज ने एक अंग्रेज प्रतिनिधि को पत्र लिखा, और जब साहू जी महाराज ने आरक्षण लागू किया 1902 में, तो ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, और यही आधार था कि योग्यता का हनन हो रहा है। वो बात वो जानते थे कि अंतिम सत्ता ब्रिटिशों के हाथ में है, तो ब्रिटिश प्रतिनिधियों को उन्होंने पत्र लिखा, और उन्होंने ये लिखा उसमें कि ये जो आप लोकतंत्र को लागू कर रहे हैं और चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हो, और जो आप स्थापित कर रहे हैं उसमें केवल एक जाति के लोग चपरासी से लेकर जज तक बन रहे हैं। चपरासी ब्राह्मण है, पटवारी ब्राह्मण है, बहुत सारा उदाहरण उसने दिया कि अगर किसी बनिया के साथ कोई बात होती है तो चूंकि वकील भी ब्राह्मण है और जज भी ब्राह्मण है, तो किसी वकील, कोई वकील उनका केस नहीं लेता है, और वो किसी वकील के पास वो लोग जाते तक नहीं है। तो ये जो व्यवस्था बन रही है वो लोकतंत्र नहीं बन रहा, वो ब्राह्मण तंत्र बन रहा है। इसलिए मैं जो बना रहा हूं, जो आरक्षण मैंने दिया है, वो लोकतंत्र को बनाने के लिए। और इसी लोकतंत्र की अवधारणा जब आगे बढ़ती है, तो मुसलमानों ने पहले प्रतिनिधित्व अपना मांगा था, 1909 में उनको मिल गया था, सिखों को मिल गया था, ईसाइयों को मिल गया था। उसी आधार पर बाबा साहब ने दलितों को कहा कि हम तो अल्पसंख्यक तो हैं ही हैं, हमारे पास हमारी स्थिति तो अल्पसंख्यकों से भी बदतर है, इसलिए अल्पसंख्यकों के सारे अधिकार हमको चाहिए, उसके साथ हमको कुछ विशेषाधिकार भी चाहिए। और वो विशेषाधिकार, वो सारी चीजें 1932 में जब कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ तो उसमें दलितों को मिला। लेकिन आप जानते हैं गांधी ने अनशन किया, और उसके बाद समझौता हुआ, पूना पैक्ट आया, और पूना पैक्ट के बाद जो राजनीतिक दुनिया बनी, कांशीराम उसको चमचा युक्त करते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। जहां तक मुसलमानों और गांधी की बात आई, वो तो रामू ने क्लियर ही कर दिया। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि 3 लोग थे आजादी के आंदोलन में, या उस दौरान ऐतिहासिक परिदृश्य में, जो गांधी को महात्मा नहीं करते, बाकी सारे लोग महात्मा थे। एक डॉक्टर अंबेडकर थे, जो गांधी को कभी भी महात्मा नहीं माने, 56 तक नहीं माने, और पूरा उनका भाषण है, हम लोग ने संपादित करके किताब भी छापी है। डॉक्टर अंबेडकर की नजर में डॉक्टर अंबेडकर की नजर में गांधी और गांधी बाद कभी उन्होंने उनको महात्मा नहीं माना, एक कुटिल राजनीति की माना। दूसरा व्यक्तित्व है जिन्ना का। जिन्ना ने भी महात्मा गांधी को कभी भी महात्मा नहीं किया। और तीसरा व्यक्ति है चर्चिल। चर्चिल भी गांधी को कभी महात्मा नहीं किया। और ये तीनों कहते थे कि गांधी जो कर रहे हैं उससे इस देश में ब्राह्मणों की राजसत्ता स्थापित होगी। गांधी कभी, जिन्ना कभी भी गांधी को सेकुलर नहीं कहते थे।
वो सांप्रदायिक कहते हैं। और उसी आधार पर जिन्ना ने कहा था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे तो सेकुलर राष्ट्र बनाएंगे। जो आडवाणी जाके वहां कह दिए तो फिर वो सजा भुगत रहे। तो ये दो बातें हो गई। दूसरी बात, आज जो परिस्थितियां हैं रिजर्वेशन के सामने, आज तो बहुत सारे खतरे हैं। मैं करीब 5 साल 10 सालों से लेखों के माध्यम से, और मैंने इस चीज को लिखा भी था कि जो आरक्षण का संघर्ष है और जो आरक्षण बचाने का संघर्ष है, वो आरक्षण बचाने के संघर्ष से आरक्षण नहीं बचे। और वो धीरे धीरे ये साबित हो गया कि आरक्षण बचाने के लिए हम लोग 90-92 में LIC में आए थे। उस समय कहते थे आरक्षण लागू करो। मान्यवर कांसीराम पार्टी बनाए, कहे हम संविधान लागू करेंगे। उसी के बाद 10 सालों के बाद हम लोग आरक्षण बचाने लगे। और अब तो धीरे धीरे सब कुछ जा रहा है। यहां तक कि उसके पीछे की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि थी, जो फिलॉसफी थी, वो भी खत्म हो गई। जिस तरह से गरीबी के आधार पर आरक्षण दे दिया गया, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, आरक्षण के पीछे की फिलॉसफी भी खत्म हो रही है। और आरक्षण बचाने के नाम पर आरक्षण नहीं बचेगा। इसके लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढने होंगे। 2 मिनट, क्योंकि कोई भी काम जो है निर्वात में नहीं होता। एक ही बात कहने के लिए मैं आया था, वो बाद में कह रहा हूं। हेराक्लीस दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, लाके बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ पे हैं लोग। पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैंने पढ़ता हूँ। अब हाँ, हमारे पहले ये आप जो है PhD किए थे SC कैंडिडेट के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और दूसरा PhD में पहले ये है, दूसरा मैं। हेराक्लीस जो यूनान का दार्शनिक था, वो कहता था कि आप एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते। सतत परिवर्तन हो रहा है। बुद्ध भी अनित्यवाद, लेकिन एक परिवर्तन हो रहा है। इसका मामला ये हुआ कि ये जो चीजें हैं वो रेगुलर परिवर्तित हो रही है। और अब तो साइंस ने सिद्ध किया है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, 7 साल के बाद हमारे शरीर में कोई भी पुरानी कोशिका नहीं बचेगी, सारी कोशिकाएं नहीं हो जाएंगी। दूसरी बात दार्शनिकों ने सिद्ध की कि कहीं भी कोई काम होता है तो उसका इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है और पूरी दुनिया पर। मार्क्स ने इस बात को खोजने की कोशिश की। उसके पहले भी लोगों ने खोजा कि आखिर परिवर्तन का नियम क्या है, कैसे बदलता है। और मार्क्स ने इसमें एक थियरी दिया कि जब संसाधनों के मालिकाना में कुछ दिक्कत होती है, तकनीक बढ़ती है या मटेरियल कुछ दिक्कत होती है, तो चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन उसने भी कहा कि ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए उसने कॉन्सेप्ट दिया कि पूरे विश्व में अगर एक साथ क्रांति होगी तभी वो बची रहेगी। अकेले अकेले देश में होगी तो बच नहीं पाएगी। 100% हुआ। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं वहां हम अपनी लड़ाई अकेले अकेले लड़ रहे हैं। किसी गोरखपुर में किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम खड़े नहीं, हमारे साथ हो रहा है तो हम खड़े हैं। तब हमको पता चल रहा है कि हमारे साथ अन्याय है। जिग्नेश मेवानी के साथ हो रहा था हम नहीं खड़े, चंद्रशेखर के साथ हो रहा था हम नहीं खड़े, सीए आ रहा था हम नहीं खड़े। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो हमको इन सारे परिदृश्य को एक साथ देखना पड़ेगा। और जब तक सारे अन्याय के खिलाफ जो लड़ाइयां हैं उसके साथ हम अपनी एका नहीं करेंगे, तब तक हमको नहीं लगता कि हम बहुत कुछ इसमें कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आपने समय दिया। धन्यवाद लेखक निरंजन जी।